हाय गाइस, एजुकुल द टीचिंग चैनल में एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी 2 या 3 टॉपिक किए हुए हैं। डिसीजन मेकिंग के बारे में हम बात कर रहे थे। डिसीजन मेकिंग हमने प्रीवियस जो अपने लेसन में आपको बताया कि डिसीजंस हम किस तरीके से लेते हैं, क्या उसमें स्टेप्स होते हैं, किस तरीके से फॉर्मेलिटीज़ को हम पूरा करते हैं, उसी से रिलेटेड आज का भी टॉपिक है। लेकिन सबसे पहले जो एक काम आप लोगों को करना है वो क्या है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट कि जितने भी लेटेस्ट लेसन आए वो आप तक पहुँच पाएँ। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की। आज का जो हमारा लेसन है वो है एलिमेंट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व सेवरल एलिमेंट्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज आर सेंस ऑफ पर्पस, नीड ऑफ डिसीजन, रिव्यूइंग अल्टरनेटिव, सिलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन। अब अगर प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग देखा जाए तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स जो है इंक्लूड होते हैं, जिसमें से कुछ जो है वो है पहला जो उसमें हम इंक्लूड करते हैं दैट इज सेंस ऑफ पर्पस। अब सेंस क्या है ये तो आप जानते हैं अच्छे, पर्पस क्या है जो काम है। अब इसमें ये इंक्लूड किया जाता है कि पर्पस की सेंस क्या है, किस तरीके से, किस लिए और किस चीज़ को हम चेंज करने के लिए या एक सेंस के लिए हम उसको उस काम को कर रहे हैं, उसका कोई कोई तो सेंस होनी चाहिए ना उसमें। अगर आप कोई काम कर रहे हो विदाउट सेंसेस कोई भी काम आप नहीं करते हो। बीइंग आप ह्यूमन हो, इंटेलिजेंट सोशल एनिमल है हम लोग, तो जो भी काम हमने करना है उसके पीछे एक प्रॉपर पर्पस होता है। उसके बाद है रिव्यूइंग द अल्टरनेटिव, सिलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन। अब जो चीज़ आप करने जा रहे हो उसके अल्टरनेट में, उसके पैरेलल साइड पे आप देखिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ सिलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन। अब उसके साथ हम क्या करेंगे, कोर्स ऑफ एक्शन को भी क्या हम करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। दिस आल्सो इंक्लूड सेंस ऑफ प्रायोरिटी, सेंस ऑफ टाइम। अब इसमें क्या है, सेंस ऑफ प्रायोरिटी को भी इंक्लूड किया जाता है कि प्रायोरिटी क्या है, किसको हमने फर्स्ट नंबर पे रखना है। सेंस ऑफ टाइम, टाइम कितना कंज्यूम होगा, जो भी हम काम करते हैं या कोई भी हम रिसर्च करते हैं तो हम ये ध्यान में रखते हैं कि हमारा कितना टाइम कंज्यूम होगा। ये नहीं है कि हमने बहुत सारे साल ले लिए उसके बाद अगर आप कहो कि ये हमारी रिसर्च सक्सेसफुल है, वो क्या है, मीनिंगलेस है। क्योंकि वो जो टाइम है, जो हमने टाइम बीइंग जो हमारा बीत गया है, वो उसमें अगर यूटिलाइज ही नहीं करें तो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से डेवलप होगी। तो इसलिए सेंस ऑफ टाइम भी हमारे पास ज़रूरी होना चाहिए। सेंस ऑफ कॉस्ट, फाइनेंशियल सोर्सेज हमारे पास कितने हैं, कितना हम स्पेंड करेंगे, कितना उसका आउटपुट आएगा, ये सारी चीज़ें हमें पहले से ही प्री डिफाइंड होनी चाहिए, प्री डिसाइडेड होनी चाहिए। इसके साथ है एंड अंडरस्टैंडिंग द अल्टरनेटिव्स। अब अल्टरनेट्स, इसके ऑप्शंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, अल्टरनेट क्या क्या आता है, ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। ग्रिफ्थ हैड डिस्क्राइब्ड 6 स्टेप्स ऑफ और एलिमेंट इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब ग्रिफ्थ जो थे उन्होंने 6 जो एलिमेंट को इंक्लूड किया किसमें, डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में। उसको हम स्टडी करते हैं अपने आगे टॉपिक में। दीज आर, अब जो ये 6 स्टेप्स थे, एलिमेंट्स थे जो इन्होंने इंक्लूड किए हैं, वो कौन से हैं। रिकॉग्नाइजिंग, डिफाइनिंग एंड लिमिटिंग द प्रॉब्लम्स। सबसे पहले अगर कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम हम रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे उसको कि हम क्या करने जा रहे हैं। और लिमिटिंग द प्रोसेस प्रॉब्लम, कि कितने तक हमने लिमिट रखनी है, कितने उसमें कहाँ तक, अगर कोई प्रॉब्लम लिया है, कोई भी चीज़ ली है, उसको कहाँ तक स्टडी करना है हमने। ये नहीं कि आप स्टडी ही करते जाएं, उसका रिजल्ट कुछ आएगा नहीं तो वो प्रॉब्लम रहेगी, वो कभी भी सॉल्व नहीं होगी क्योंकि कंटिन्यूटी में चलता जाएगा। इसलिए डिफाइन करना है, पहले रिकॉग्नाइज करना है, डिफाइन करना है और लिमिट भी उसके साथ में रखनी है। एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग द प्रॉब्लम। अब एनालाइज करना क्या होता है, विश्लेषण करना किसी चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास ये एक हाथ है आपके पास, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको फिंगर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एनालाइज कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। थंब है, मिडिल फिंगर है, रिंग फिंगर है, लिटिल फिंगर है, लेडी फिंगर, ये सारे फिंगर्स को हम क्या करते हैं, अलग अलग देखते हैं। तो ये क्या होता है, एनालाइज करना हो जाता है। और जब हम कलेक्टिवली इसको देखेंगे दैट इज सिंथेसाइज करना हो जाता है। हम क्या करते हैं, पहले एनालाइज करते हैं उस प्रॉब्लम को कि वो कहाँ तक जा रही है।
एंड अवेल्युएटिंग द प्रॉब्लम, उसके साथ साथ उसका मूल्यांकन भी करते हैं, अवेल्युएट भी करते हैं कि क्या इसका मूल्यांकन हो सकता है, क्या इसके आउटकम्स हमारे पास आ सकते हैं। Establishing criteria of judgment so that the decision can be evaluated in terms of its success. अब एक क्राइटेरिया जो है जजमेंट का वो हम पहले से ही डिसाइड करते हैं ताकि जो एवेल्यूएशन के बाद हमारे पास रिजल्ट आए वो 100% हमारा सक्सेस रेट हो। सक्सेस के बिना कोई भी चीज़ नहीं आए। कलेक्टिंग रेलेवेंट डेटा, अब जो भी आप रिसर्च करते हो तो उसमें अगला पॉइंट ये हमेशा होता है कि हम डेटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे। डेटा क्या है कि जो भी आपको चाहिए, अगर आप कोई किसी चीज़ से रिलेटेड रिसर्च कर रहे हो तो आप क्या करोगे, मासेस को उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उसके बाद उनके व्यूज आप लोगे, तो वो हो गया रिलेवेंट डाटा को कलेक्ट करना। सिलेक्टिंग अ सोल्यूशन, अब उसके बाद क्या है, हाइपोथेसिस होता है इसमें ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल कि अगर हम कहते हैं क्लास चल रही है, उसमें लाइट ऑफ हो फैन बंद हो जाता है सपोज कीजिए, तो उसके बाद हमारे पास बड़े सारे सोल्यूशन होंगे इसके, कि हो सकता है हम ये भी कह सकते हैं कि नहीं फैन तभी ऑन होगा पीछे से कोई सर्किट उसका खराब हो गया, हम ये भी कह सकते हैं फैन खराब हो गया, हम ये भी कह सकते हैं कि लाइट, लेकिन हमें एक सुटेबल सोल्यूशन तो चाहिए ना उसका, कि रीज़न क्या है, हम उसको फाइंड आउट करेंगे। जब तक वो फाइंड आउट नहीं करेंगे हमारे पास रेलेवेंट जो है सोल्यूशन नहीं आएगा। पुटिंग द सोल्यूशन इनटू इफेक्ट, अब जब हमने डिसाइड देख लिया, पूरा फाइंड आउट कर लिया, रिसर्च हमने कर ली, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो सोल्यूशन है उसको हम क्या करेंगे, इफेक्ट में लाएंगे कि हमें ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है, अब हम इसे ठीक कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम इन डिसीजन मेकिंग, अब प्रॉब्लम क्या है, कौन कौन सी चीजें आती हैं जो डिसीजन मेकिंग में आती हैं। देयर आर सेवरल फैक्टर दैट कॉम्प्लिकेट द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। These may be considered as problems that the decision makers sometimes face and find it difficult to take the relevant decision. अब ये जो ऐसी हमारी चीजें हैं, ये हमारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमेशा आ जाते हैं किसके आगे, जो इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हम ये कह के चलते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है या कोई भी ऐसा जिसको ये फाइंड आउट करना है, उसके सामने वो बहुत सारी डिफिकल्टीज आ जाती हैं उस डिसीजन से रिलेटेड, और वो कौन कौन सी डिफिकल्टीज है उसको हम स्टडी करते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, देयर आर सेवरल फैक्टर दैट कॉम्प्लिकेट द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेट करते हैं। These may be considered as problem, इसे हम क्या कंसीडर करते हैं, प्रॉब्लम्स कंसीडर करते हैं। That the decision makers sometimes face, जो डिसीजन मेकर फेस करते हैं, and find it difficult to take relevant, और उनके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि एक रेलेवेंट डिसीजन को लेना। अब वो कौन कौन से हैं, कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट है, स्ट्रेस है, जो पहला हमारा जो प्रॉब्लम है। The foregoing decision on discussion make it relevant in situation where there is agreement on both means and ends. अब क्या है कि the foregoing discussion, अब जो डिस्कशन चल रही है डिसीजन मेकिंग पे, रेलेवेंट सिचुएशन पे होने चाहिए और एग्रीमेंट होना चाहिए उनका कि हम यहाँ से हम इसके बोथ एंड्स जो है वो मीट करने चाहिए, दो बोथ मीन्स जो है उसका एक रेलेवेंट रिजल्ट हमारे पास आना चाहिए। देयर में बी सिचुएशन ऑन द अदर हैंड वेयर सम पीपल एग्री टू डिसीजन बट अदर डू नॉट। अब ऐसे भी कई बार हमारे पास सिचुएशंस आ जाते हैं जहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग एग्री करते हैं, कुछ लोग उस डिसीजन से रिलेटेड एग्री नहीं करते हैं, डिसएग्री करते हैं, वो उनके लिए सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, उस चीज़ को डिसएग्री करते हैं। तो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट जो है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है कि अगर मैं कह रही हूँ कि हाँ ये ठीक है बट आप लोग कहेंगे कि नहीं है, तो ये क्या है, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट इन बिटवीन टू पीपल, हम दो लोगों के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। दिस इज अ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन विच देयर आर डिसएग्रीमेंट्स अबाउट एंड्स, मीन्स और बोथ। अब यहाँ पे डिसएग्रीमेंट है क्या, कि इसका रिजल्ट ये होगा, मैं कहती हूँ कि हाँ इसका रिजल्ट ये होगा, आप लोग कहेंगे कि इसका रिजल्ट ये नहीं होगा। इसके साथ साथ दोनों भी हो सकते हैं, हम अलग अलग, हमारे व्यूज अलग अलग हो सकते हैं। डिसीजन मेकिंग इन द सिचुएशन इज डिफिकल्ट एंड स्ट्रेसफुल।
अब डिसीजन मेकिंग जो है वो क्या है, स्ट्रेसफुल है और डिफिकल्ट है। इट इज प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर डिसीजन मेकर, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है किसके लिए, डिसीजन मेकर के लिए। जो डिसीजन लेता है उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है। एंश्योरिंग पार्टिसिपेंट, अब एंश्योर करना है पार्टिसिपेंट को। दिस इज अनदर प्रॉब्लम दैट एन एडमिनिस्ट्रेटर फेसेस व्हाइल टेकिंग अ डिसीजन। हाउ एंश्योर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ हु आर टू बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट। अब इसमें क्या है, जो पार्टिसिपेंट्स हमारे पास आते हैं, अब एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो फेस करता है इस चीज़ को, लेकिन अब ये भी इंश्योर करना है कि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनके व्यूज़ इंक्लूड किए जाएं, और जो सोल्यूशन की तरफ हमारा डिस्कशन चले वो हमारे कन्फ्लिक्ट से हटके सोल्यूशन की तरफ चले। हमें ये इंश्योर करना है कि ये जो प्रॉब्लम है, डिसीजन लेने की प्रॉब्लम जो है एडमिनिस्ट्रेटर फेस कर रहा है, वो किस तरीके से इफेक्टिवली पार्टिसिपेशन के साथ उसको रिमूव कर देगा और एक प्रॉपर सोल्यूशन तक उसको लेकर आएगा। इन अदर नो दैट दे आर बीइंग इन्वॉल्व फॉर विंडो ड्रेसिंग पर्पस ओनली। अब कुछ और भी इसलिए जाने जाते हैं जो सिर्फ खिड़की पे खड़े होकर तमाशा देखने की बात करते हैं। ओनली दे विल फील इन्वॉल्वमेंट एंड द पर्पस विल बी डिफीटेड। अब उनका काम क्या है, सिर्फ देखना है, इन्वॉल्वमेंट है, इसके आगे कुछ नहीं। मैनी पीपल में फील दैट देयर इन्वॉल्वमेंट इज नॉट यूजफुल, और हम ये समझते भी हैं कि उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो यूजफुल नहीं है। वेरियस डिसीजन रिक्वायर वेरियस काइंड्स ऑफ पार्टिसिपेशन। अब बहुत सारे अगर डिसीजन लेने हैं तो बहुत सारी पार्टिसिपेशन आपको चाहिए। दिस आल्सो कॉम्प्लिकेट द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये क्या करता है, डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। प्रॉब्लम ऑफ डेडलाइन, समटाइम द सिचुएशन is so structured that conflict must be resolved by the specified time, otherwise definite harm may be caused। अब कई बार क्या होता है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट होता है वो एक स्पेसिफिक टाइम में सॉल्व हो जाता है, बट अदरवाइज डेफिनेट हार्म में बी कास्ट। इसके लिए अगर वो सॉल्व नहीं होना तो बहुत बड़ा हार्म, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सच डेडलाइन प्रेजेंट समटाइम्स सीरियस प्रॉब्लम। एक डेडलाइन दे दी जाती है कि इस डेडलाइन के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम लोग जनरली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी भी हद से गुजर जाते हैं, सो दैट कि वो डेडलाइन क्रॉस ना हो। और जब वो डेडलाइन क्रॉस नहीं होती है तो हम एक ऐसा डिसीजन देते हैं जिसमें 100% हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। देयर आर डेडलाइंस दैट आर हार्मफुल, और ऐसी डेडलाइंस जो हमेशा हार्मफुल होते हैं, जो बिना सोचे समझे सिर्फ एक डेडलाइन के लिए हम क्या करते हैं, डिसीजन ले लेते हैं। दे ग्रो आउट ऑफ क्राइसिस से आगे बढ़ के चलता है। एंड अर्ली एक्शन इज मोस्ट वारंटेड इन दैम, और अर्ली एक्शन जो है वो वारंटेड होता है इसमें, जो भी हम स्टार्टिंग में लेते हैं। प्रॉब्लम ऑफ एडुकेट इंफॉर्मेशन, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर डिसीजन मेकिंग में एडुकेट जो इंफॉर्मेशन है उसकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती है। कंप्लीट एंड एडुकेट इंफॉर्मेशन अबाउट आर रिलेटेड वेरिएबल्स इज नेसेसरी फॉर टेकिंग अ राइट डिसीजन। अब कंप्लीट और एडुकेट इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए हर वेरिएबल की। मैंने एक पहले भी टॉपिक में डिस्कस किया कि अगर हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वो हैव टू वेरिएबल्स, वन इज इंडिपेंडेंट एंड अनदर वन इज डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जो इफेक्ट होते हैं किसी से, और डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट है जो इफेक्ट नहीं होते हैं, डिपेंडेंट है जो इफेक्ट हो जाते हैं। तो वो क्या है, वेरिएबल इज नेसेसरी फॉर टेकिंग अ राइट डिसीजन, और वो राइट डिसीजन के लेने के लिए हमें दोनों वेरिएबल्स को साथ में रखना है। हाउ टू एंश्योर द एडुकेट कंप्लीट सर्टेन एंड ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट आर रिलेटेड वेरिएबल इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम। अब दो जो हमारे पास वेरिएबल है उनके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन रखना ये हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी वेरिएबल्स आ जाते हैं। हमारे पास कास्ट आ जाती है, हमारे पास जेंडर आ जाता है, हमारे पास जो इंस्टेंट्स हैं वो आ जाती हैं। उन सब के बारे में, हर इंडिविजुअल के बारे में ऐसे वेरिएबल की नॉलेज रखना इज नॉट ए इजी टास्क। तो वो जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, और उससे वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है एडुकेट डिसीजन लेने के लिए, या एक प्रॉब्लम है ये हमारे लिए। इसमें आगे वो बोलते हैं कि
Administration, where the necessary administrator deals most of the time with people of a variety of ages in complex situations, where individual roles are regularly sitting. Prediction of a behavior in these situations is not valid as it to be in other field. अब देखिए, अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर है ना, तो उसको हर दिन क्या है, डिफरेंट इंडिविजुअल से टैकल करना है. आपके साथ बड़े सारे लोग आएंगे, बहुत सारे अलग अलग व्यूज होंगे उनके साथ आपको डील करना है. अलग अलग एजेस के लोग होंगे. अगर आप स्कूल चला रहे हो तो ये भी आपको पता होगा कि एक एज तो होगी नहीं. नर्सरी टू 12th तक चल रहा है तो डिफरेंट एजेस हैं, और डिफरेंट एजेस दैट मीन्स डिफरेंट माइंडसेट. अब उनके पेरेंट्स हैं, बट नेचुरल है, अगर बच्चों का एज लेवल अलग अलग है तो पेरेंट्स का एज लेवल भी क्या होगा, अलग अलग होगा. और हर एज की हर मेंटल लेवल जो है अलग अलग होती है. और एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू हैंडल ईच एंड एवरी पेरेंट प्रॉपरली. ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है कि हम हर इंसान को, हर इंडिविजुअल को प्रॉपरली हैंडल कर पाए. प्रॉब्लम ऑफ कमिटमेंट. अब ये जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मानी जाएगी, कमिटमेंट. अनदर problem is that it is not always possible to see that those with whom decision is taken and who are implemented the decision are committed also what they have decided. अगर आप जो डिसीजन ले रहा है और जिसके सामने ये डिसीजन लिया गया है वो दोनों उस कमिटमेंट से अगर रिफ्यूज कर जाते हैं या उस पे स्टैंड रखें, ये हमेशा पॉसिबल नहीं है कि मैंने अगर डिसीजन लिया तो मैं कहूँ कि हाँ जी भाई मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इस डिसीजन के लिए, या जो हमारे साथ था वो उसकी कमिटमेंट के लिए साथ रहे. वैसा भी नहीं होता. दिस मे ड्यू टू सेवरल रीजन, बट अनलेस they are themselves genuinely interested in implementing the decision, it cannot be made a fact. अब genuinely अगर वो implement करने के लिए उसमें interested है तो फिर वो ये कि हाँ भाई मुझे नहीं पूछा या मेरे से बात नहीं, या मैं इंटरेस्टेड नहीं था. हाँ, जिसको भी ये कमिटमेंट करनी है तो वो 100% आगे तक उसको लेकर चलेगा कि भाई मैंने कमिटमेंट किया था, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. हाँ, मेरे साथ एडमिनिस्ट्रेटर भी था, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मेरा जो है एग्रीमेंट भी इनके साथ हुआ था. प्रॉब्लम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर. अब एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर भी एक प्रॉब्लम है. पर्सनल क्वालिटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर आल्सो समटाइम रिजल्ट्स इनटू द प्रॉब्लम ऑफ डिसीजन मेकिंग. जो पर्सनल जो एडमिनिस्ट्रेटर की क्वालिटीज होती हैं वो भी क्या है, समटाइम्स इज रिस्पॉन्सिबल, वो भी इसमें क्या करती है, एक प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं. They need two qualities to be effective: ability to make decisions and ability to live with decisions once made. अब दो चीज़ें तो उसको साथ में लेकर चलनी है. पहला क्या है कि भाई उसके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि मैंने डिसीजन ले लिया है, मैं डिसीजन ले सकता हूँ. एंड सेकेंड थिंग इज, अगर डिसीजन ले लिया है तो उसके साथ आपको खड़े रहना है. ये नहीं कि आपने डिसीजन ले लिया और आफ्टर दैट आप क्विट कर जाओ कि मैंने डिसीजन नहीं लिया, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. Conclusion. Thus, decision making in educational administration is difficult process, a critical process, but if the administrator have good understanding of the whole process and important concepts, it may help them in seeing the job through in most situation. दो कि अगर डिसीजन मेकिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, क्रिटिकल प्रोसेस है, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेटर अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखता है, अच्छे नेचर के साथ है, उसको कंसेप्ट की पूरी नॉलेज है, वो लोगों को साथ लेके चल रहा है और उसे पता है कि उसे किस तरीके से लोगों के साथ डील करना है, तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर हिम और हर. तो ये जो था हमारा क्या था, एलिमेंट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग. ये हमारा लेसन खत्म होता है. मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, पर प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. टिल देन, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड.